नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आज हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है उष्मा यानी कि हीट। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग उष्मा को आगे पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का मान क्या होता है? 4.186 गुणे जो है 10 घाते 3 जूल। एक BTHU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान कितना होता है? 252 कैलोरी। 1 कैलोरी का मान क्या होता है? 4.186 जूल होता है। अब आगे दिया गया है उष्मा के विभिन्न मात्रकों में संबंध दिया गया। जैसे 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.186 गुणे 10 घाते 3 जूल या 1000 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। अब आगे दिया गया है तापमापी। तापमापी में है कि थर्मामीटर क्या होता है? तापमापी यंत्र। द्रव तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? एल्कोहल या पारा। एल्कोहल तापमापी का उपयोग किन प्रदेशों में होता है? अति ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि एल्कोहल का जो है गलनांक या हिमांक जो है अत्यंत निम्न होता है। एथिल एल्कोहल का जो है गलनांक जो होता है, इसका हिमांक होता है -114 डिग्री सेल्सियस पर। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है पारा तापमापी होता है। पारा जो है किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का क्वथनांक का मान क्या होता है? 357 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस। -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोजन गैस तापमापी से। -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापन हेतु किस तापमापी का उपयोग करते हैं? हीलियम गैस तापमापी का। 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमापन हेतु किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस तापमापी का। तापयुग तापमापी जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर। स्टीफन का नियम दिया गया है कि उत्सर्जित विकिरण की मात्रा ई बराबर हो ई जो है समानुपाती होती है वस्तु के परम ताप के 4 घात के बराबर होती है। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी नियम पर आधारित होते हैं स्टीफन के नियम पर। बीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम दिए गए कि सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है तथा वस्तु के परम ताप का गुणनफल जो है नियत रहता है। प्रकाशित उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर। प्रकाशित उच्च तापमापी द्वारा किस ताप तक का मापन किया जाता है? ये किया जाता है जो है 800 डिग्री सेल्सियस लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक। इसे जो है बीन विकिरण संबंधी विस्थापन नियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे की संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा किस ताप तक का मापन किया जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। अब आगे दिया गया है ताप मापन के पैमाने दिए गए हैं। एक तरफ स्केल दिया गया है और उनके प्रतीक दिया गया है, उनके आविष्कार का नाम दिया गया है, उनका क्वथनांक दिया गया है, उनका हिमांक कितने बिंदु पर होता है वो दिया गया है। सेल्सियस इसका जो प्रतीक होता है सी होता है। आविष्कारक इसके सेल्सियस थे। इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट स्केल का जो प्रतीक होता है ये होता है इसके आविष्कारक जो है फ़ारेनहाइट, और उसका क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और हिमांक जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। रोमन स्केल का जो प्रतीक है आर होता है। इसके आविष्कार जो है रोमर थे। क्वथनांक इसका जो होता है 80 डिग्री रोमर होता है। हिमांक जो है 0 डिग्री रोमर। केल्विन स्केल का जो प्रतीक होता है के होता है। इसके आविष्कार जो है केल्विन थे। क्वथनांक इसका होता है 273.15 केल्विन। हिमांक होता है 373.15 केल्विन होता है। अब इसमें आगे दिया गया है कि विभिन्न ताप के पैमानों पर तापमान दिया गया है। एक तरफ तापमान दिया गया है और दूसरी तरफ इसका सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट और केल्विन दिया गया है।
जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 273 केल्विन पर। कमरे का समान ताप जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पर होता है ये 80.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन पर होता है 300 केल्विन। मानव शरीर का जो है सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन पर 310 केल्विन होता है। जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट पर 212 फ़ारेनहाइट और केल्विन पर 373 केल्विन पर। अब आगे दिए गए हैं जल का संचरण। इसमें है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यम द्रव्यमान में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी Q बराबर यम सी थीटा, जहाँ C बराबर जो है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या C बराबर जो होता है Q अपान यम थीटा होता है। अब आगे दिए है विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल जूल गुणे इसका जो किलोग्राम घाते -1 गुणे केल्विन घाते -1 होता है। 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी की। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि गैसों का आकार एवं आयतन जो है अनिश्चित होते हैं। आगे दिए गया है कि ऊष्मीय प्रसार का क्रम क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय प्रसार होता है गैस में होता है, उसके बाद द्रव में है और सबसे कम जो है ठोस में होता है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणे ताप वृद्धि। अब आगे दिया गया है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर होता है आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन गुणे ताप वृद्धि। अब आगे दिया गया है कि रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होते हैं। तो अल्फा बराबर यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है बीटा अपान 2 बराबर गामा अपान 3, यानी कि अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर होता है 1:2:3। अब आगे दिए गए हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा के संचरण दिए गया है कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। चालन, संवहन, विकिरण। चालन विधि की विशेषताएं दी गई हैं कि ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन विधि में माध्यम के तप्त कणों का स्थान जो है परिवर्तित नहीं होता है। द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण जो है इस विधि द्वारा बहुत कम होता है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण जो है केवल चालन विधि द्वारा होता है। आगे दिए पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता कहलाता है। अब आगे दिया गया है कि ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें दिए गया है चालक। चालक में है कि ऊष्मा का चालन जो है सरलता से होता है। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा की चालकता जो है सर्वाधिक होती है। उदाहरण दिया गया है कि सभी धातु मतलब इसमें जो है सभी धातुएं आती हैं। अम्लीय जल आता है, मानव शरीर इत्यादि आते हैं। अब आगे दिया है कुचालक। कुचालक क्या होता है कि ऊष्मा का चालन जो है बहुत कम या न के बराबर होता है। उदाहरण लकड़ी, कांच, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर इत्यादि। ऊष्मारोधी में है कि ऊष्मा का संचरण जो है बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण एबोनाइट, एस्बेस्टस इत्यादि में। आगे है कि गैसों व द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। किस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? संवहन एवं चालन विधि में। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। इसमें दिए गए है कि ऊष्मा का संचरण जो है बिना किसी माध्यम के प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में होता है। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा। आगे दिए गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती। क्यों? क्योंकि वाष्प में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने का संबंध सूत्र क्या होता है? इसका संबंध सूत्र होता है C/5 बराबर होता है या -32/9 होता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल द्रव तापमापी का उपयोग किया जाता है। क्यों?
क्योंकि एल्कोहल का जो गलनांक होता है निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। परम शून्य ताप क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से जो है न्यूनतम संभव तापमान होता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या घटित होता है? आयतन बढ़ता है, घनत्व जो है उसका घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र के क्या कार्य है? तापक्रम का स्थिरीकरण। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। सीले बिस्कुटों को फ्रिज के अंदर रखने पर वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्द्रता अवशोषित होकर द्रव के रूप में जो है बाहर निकल जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाए रखता है, क्यों? क्योंकि पेय से जो है गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ जो है पिघलने लगती है तथा ऊष्मा का हवा ह्रास होने से पेय जो है ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र जो है प्रशीतक में प्रयुक्त अमोनिया को किस ताप व दाब पर द्रवित करते हैं? उच्च दाब व परिवेश ताप पर। रेफ्रिजरेटर के संबंध में सत्य कथन दिया गया है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। और आगे दिए है क्योंकि बर्फ एक जो है दुर्बल चालक होता है। ये जो है कथन कारण का प्रश्न है। आगे दिए गया है कि कृष्ण छिद्र के संबंध में सत्कथन दिया गया है कि कृष्ण छिद्र जो है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण दिया गया है कि कृष्ण के छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अब आगे दिया गया है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी कि SPSP के संबंध में सत्कथन दिया गया है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जो को ऐसा सुझाया जाता है कि इसको जो है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अब आगे दिए गए हैं कि SPSP की आपूर्ति जो है वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा जो है ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्ध है। ये कारण दिए गए हैं, तो कथन सही है और कारण भी सही है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई व चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो है लंबाई बढ़ जाती है लेकिन जो चौड़ाई है घट जाएगी। आगे दिए कि धातु वलय के क्षेत्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोलक वलय से निकल जाएगा, क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है बढ़ जाएगा। आगे दिए दो धातुओं A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़े हैं, गर्म करने पर क्या आकृति प्राप्त होगा? तो A जो है B से अधिक फैलेगी। जुड़ी हुई जो पट्टियां हैं निम्न रूप ग्रहण कर लेगी। जैसे जो है इसका मतलब ये है कि जो धातु A है उसको जो है गर्म किया जाता है, तो जो धातु गर्म होगी वो धातु जो है ज़्यादा फैलेगी। यहाँ पर जो है A वाली धातु जो है ये ज़्यादा फैलेगी B से, इस वजह से जो है A वाली धातु जो है B के ऊपर हो जाएगी। आगे दिए गए है कि तांबे तथा कांच के टुकड़े को एक ही ताप पर गर्म किया जाए तदोपरांत स्पर्श करने पर कौन अधिक गर्म महसूस होगा? तांबे का टुकड़ा, क्योंकि क्या है कि ना तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है जबकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। ठंड के दिनों में लोहे व लकड़ी के टुकड़ों को प्रातः काल छूने पर अधिक ठंड किसमें महसूस होती है? लोहा में, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि जो है वाष्पीकरण की दर जो है अधिक होती है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर के संदर्भ में सत्कथन दिए गया है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर जो है आर्द्रता नियंत्रित करता है, एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। डेजर्ट कूलर के शीतलन की प्रक्रिया जो है किस पर आधारित होती है? पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु की शीतलन प्रक्रिया पर। अब आगे दिए है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच परस्पर संबंध निम्न दिया गया है। तो इनका जो संबंध होता है जैसे C-0/100 ये जो बराबर होता है K-273/100 के और F-32/180 के और R-0/80 के। अगर मतलब इस ये फार्मूला जो है ये चारों जो है जो पैमाने हैं
ये बराबर होते हैं। अब आगे है कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अपशिष्टों का पुनर्चक्रण कर स्वच्छ ऊर्जा का। सही कथन दिए गए कि वातानुकूलक में कक्ष वायु से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है। आगे दिए जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी के आयतन का मान क्या होगा? पहले घटता है बाद में बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? अधिक दाब के कारण जो है पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। गीले कपड़े सुखाने की आदर्श स्थिति क्या होती है? 20% आधा तथा जो है 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऊनी कपड़ों के संबंध में सत्य कथन दिया गया है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण है कि ऊनी वस्त्र एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो जिसमें दिया रहता है कि सत्य कथन है, उसमें जो है दो कथन दिया रहता है, तो ये जो कथन कारण के प्रश्न होते हैं उसी को उठा के यहाँ पर रख दिया जाता है। तो कथन से ये कारण सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती, क्यों? क्योंकि पानी के जमने पर जो है बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्यों? क्योंकि जो है पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना जो है अधिक गति से वाष्पित होता है। उबलता हुआ पानी भाप गर्म हवा तथा सूर्य किरणों में से किसमें जो है अधिक ज्वलन पैदा होती है? भाप में, क्योंकि भाप की जो है गुप्त ऊष्मा जो है 540 कैलोरी होती है। किस ग्लास बर्तन का उपयोग जो है माइक्रोवेव ओवन ओवन में किया जाता है और क्यों किया जाता है? इसका जो बर्तन होता है बोरो सिलिकेट का ग्लास होता है क्योंकि वह अत्यधिक ऊष्मा जो है प्रतिरोधी होता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है जल्दी से नहीं पिघलती, क्यों? क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह जो है विद्युत का सुचालक बनता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तांबा, सीसा, पारद या जस्ता में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होगा? सीसा। जल, पारा, बेंजीन था चमड़ा में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? पारा है। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन सिद्धांत पर। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएटर यंत्र का। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों? क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकता है। आगे ये है कि श्वेत वाष्पन क्रियाविधि होती है ऊष्मा शोषक क्रियाविधि से। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऐसा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत होता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। थर्मस बोतल की दीवारों पर किसकी परत चढ़ी होती है? रजत की परत। क्रायोजेनिक तापमान क्या होता है? अति न्यून तापमान। इसका जो तापमान होता है -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? अति न्यून ताप पर भरे हुए ईंधनों का सहजता से उपयोग करने वाले इंजन होते हैं ये। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी? 720 कैलोरी की। चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट का समय लगता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब आगे दिए गया है सही सुमेलन है। जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन पर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 310 केल्विन पर। जल का जो है अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 233 केल्विन पर।
रंगहीन वस्त्रों द्वारा ऊष्मा अवशोषक से संबंधित सत्य कथन दिया गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता जीता दी जाती है, क्योंकि जो है हल्के रंग जो है ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जल में नमक जैसी अशुद्धि मिलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु जो है घटता है। समानता जो है अशुद्धियां मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। अब आगे दिया गया है कि पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि अशुद्धियां मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे दिया गया है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि जो है वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मानव के पसीने का मुख्य उपयोग होता है जो है शरीर का ताप नियंत्रित रखने हेतु। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहाना द्वारा जल की हानि जो है निर्भर करती है वातावरण के ताप व नमी पर। मिट्टी के घड़े में जल जो है किस क्रिया द्वारा ठंडा रहता है? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम जो है उमस भरा होता है। शुष्कता शुष्कता की दशा किससे संदर्भित होती है? निम्न आर्द्रता से। वायुमंडलीय दबाव का हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त दाब जो है वायुमंडलीय दबाव से कुछ अधिक होता है। आगे की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल के क्वथनांक बिंदु का मान क्या होगा? घटेगा। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है शीत प्रकोष्ठ में श्वसन की दर जो है घटा दी जाती है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक एवं हिमांक के मान पर क्या प्रभाव होगा? कम हो जाएगा। कृष्णपिंड से क्या तात्पर्य है? जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले। आगे दिया गया है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नियम ये कहता है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम दिया गया है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर जो है वायु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होता है। अब आगे दिए गए है ऊष्मा की गति का प्रथम नियम। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसमें है कि किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा का कुछ अंश जो है निकाय की आंतरिक यानी कि डेल्टा यू ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष जो होता है कि डब्लू परिवेश पर कार्य करता है, अर्थात जो है क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। आगे दिए गया है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसे उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। इसमें है कि द्वितीय नियम जो है दो कथनों की पुष्टि करता है। पहला जो है केल्विन प्लांक का जो कथन है कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। दूसरा जो है ये क्लासियस कथन है, यानी कि ऊष्मा को जो है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक ले जाना जो है असंभव है। अब आगे दिए गए है तरंग यानी कि वेव। इसमें दिए गया है किसी माध्यम या निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण जो है क्या कहलाता है? तरंग सिद्धांत। तरंगे मुख्यतः जो है कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की हैं। जैसे पहली जो है यांत्रिक तरंगे और दूसरी जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें दिया गया है कि यांत्रिक तरंगे संचरित होती हैं किसी भौतिक माध्यम में ही। किन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्था व जड़त्व का गुण जो है मौजूद होना चाहिए? यांत्रिक तरंगों के लिए यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। इसमें है ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे और जल तरंगे। अब आगे दिया गया है कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की हैं। जैसे अनुप्रस्थ होती हैं और दूसरी जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब आगे दिया गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे गति करती हैं संचरण की दिशा के लंबवत गति करती हैं, यानी कि इसमें दिया गया है माध्यम के घटक की कंपन की दिशा दी गई। जैसे ऊपर की तरफ इसका जो है श्रिंग होता है, जब ये मतलब ये इसका जो है अधिकतम ऊंचाई वाला जो पॉइंट होता है उसको श्रिंग कहते हैं, और जो नीचे वाला जो इसका अधिकतम पॉइंट होता है उसको गर्त कहते हैं। यानी कि एक तरफ ये जो है एक बार ऊपर जाती है और एक तरफ नीचे जाती है, तो ऊपर और नीचे में यानी कि जो है लंबवत गति करती है।
अब आगे दिया गया है कि अनुप्रस्थ की तरंगे किस रूप में संचरित होती हैं, शीर्ष व गर्त के रूप में। अब आगे है कि अनुप्रस्थ की तरंगे उत्पन्न होती हैं केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर। ब्रैकेट में दिया गया है कि द्रव के भीतर एवं गैसों में ये तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अब आगे दिया गया कि अनुदैर्घ्य तरंगे गति करती हैं संचरण की दिशा के अनुरूप। ब्रैकेट में दिए है अर्थात जो है माध्यम के कणों के की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर जो है इनकी गति होती है। यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, जैसे ये जो है तरंग संचरण की दिशा दी गई है और इसी दिशा में ही एक बार इनका संपीड़न होता है, उसके बाद विरलन होता है, यानी कि इनका जो है ये समांतर चलती हैं एक दूसरे से, ये लंबवत नहीं चलती हैं। आगे दिए गए कौन सी तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे अर्थात ठोस द्रव एवं गैस में। अनुदैर्घ्य तरंगे किस रूप में संचरित होती हैं, संपीड़न एवं विरलन के रूप में। इसी में दिया गया है कि संपीड़न व विरलन वाले स्थान पर माध्यम के दाब व घनत्व का मान क्या होता है। तो संपीड़न वाले स्थान पर अधिक व विरलन वाले स्थान पर जो है इसका दाब व घनत्व जो है कम होता है। रेडियो तरंगे, यक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे व ध्वनि तरंगों में से कौन यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंगे। भूकंपी यस तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। और भूकंपी पी तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य है। अब आगे दिए गए हैं तरंगों का निरूपण। इसमें दिया गया है कि आयाम क्या होता है। आयाम मतलब है मध्यमान स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन होता है। आवर्तकाल मतलब होता है कि एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है कि आवृत्ति प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या होती है। तरंगदैर्घ्य दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी अर्थात दो श्रृंगों या दो गर्तों या जो है दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी होती है। तरंग चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई जो है दूरी होती है। अब इसमें दिया गया है कि तरंग चाल बी आवृत्ति यन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच क्या संबंध होता है, तो बी बराबर होता है एन लैम्डा। अब आगे दिया गया है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ध्वनि तरंग से संबंधित सत कथन दिया गया है कि ठोस से गैसीय अवस्था में जाने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें दिया गया है कि ध्वनि की चाल का सही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में, उसके बाद द्रव होती है और सबसे कम चाल जो होती है गैस में होती है। अब आगे दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या आयांत्रिक तरंगे, इसमें है कि इनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। ये सदैव जो है अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य परिसर जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁸ मीटर तक होती है। अब आगे दिया गया है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता एवं उनके उपयोग दिए गए हैं। तो एक तरफ दिए गए विद्युत के चुंबकीय के तरंगों के नाम दिए गए हैं, उनके खोजकर्ता दिए गए हैं और तरंग दैर्घ्य परिसर दिए गया है, आवृत्ति परिसर दिए गए और उनके उपयोग दिए गए हैं। गामा किरणों की खोज की थी बैक्यूरेल ने। इनका जो परिसर है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। इनका जो आवृत्ति होती है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। इनका जो उपयोग होता है चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु। एक्स किरणों के खोजकर्ता रांजन थे। इनका जो परिसर है तरंग दैर्घ्य का 10⁻10 से 10⁻8 मीटर तक होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज होती है। इनका उपयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी रिटर ने। इनका जो तरंग दैर्घ्य प्रतिशत है 10⁻8 से 10⁻7 मीटर तक। इनकी आवृत्ति जो होती है 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इनका उपयोग जो है शिकायत करने और बैक्टीरिया नष्ट करने हेतु किया जाता है। दृश्य विकिरण की जो खोज की थी न्यूटन ने। इनका जो परिसर होता है
3.9 गुणे 10⁻⁷ से 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इनकी आवृत्ति जो परिसर होती है 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। इनका उपयोग जो है वस्तुओं का मतलब इनकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शल ने की थी। इनका तरंग दैर्घ्य प्रतिशत 7.8 गुणे 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। इनका उपयोग जो होता है ये जो है एक उसमें विकिरण होती हैं। लघु रेडियो तरंगों की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इनका तरंग दैर्घ्य प्रतिशत जो होता है 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है 10⁻10 से लेकर 10⁻8 हर्ट्ज तक होती है। इनका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में होता है। दीर्घ रेडियो के तरंगों की खोज जो की थी मार्कोनी ने। इनका परिसर जो होता है 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। इनकी आवृत्ति परिसर जो है 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज तक होती है। इनका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविजन होता है। अब आगे दिए गए सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स, ये जो है लघु तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगे ही होती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य की परिसर जो है 10⁻13 से 10⁻1 मीटर तक होता है। ये लंबी दूरी की बेतार संचार व माइक्रोवेव फोन में उपयोग किया जाता है। अब आगे है कॉस्मिक किरणें। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों की बनी होती हैं। इनका जो है इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत छोटी होती है। अब आगे दिए गए हैं दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से होती हैं। बेतार के तार का संपर्क जो है किस वायुमंडलीय परत द्वारा परावर्तित होती हैं? आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल से। कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण। अब आगे दिए गए हैं कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगे जो है साधारणतः संचारित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें है कि ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है यक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा। रडार प्रणाली में प्रयुक्त तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे होती हैं। जब समताप मंडल में ओजोन की परत का क्षरण होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर होती है। रात्रि दृष्टि के उपकरण हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आवृत्ति बैंड का परास परिसर होता है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बाद। आंतों के रोगों के निदान में किसका उपयोग किया जाता है? यक्स किरणों का। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी या स्कैन यानी कि कंप्यूटराइज एक्सियन टोमोग्राफी में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। टीवी रिमोट में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। अब आगे दिए गए कि अल्फा किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण या एक्स किरण में कौन सी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं? गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण। अब इसी में दिया गया है कि अल्फा किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं होती हैं। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है। अब आगे दिए है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनके अनुप्रयोग दिए गए। एक तरफ दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनका प्रयोग दिए गए। जैसे रेडियो के तरंगे, इनका उपयोग जो है सेलुलर फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में होता है। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग जो है रडार तथा उपग्रहों से सूचना भेजने व माइक्रोवेव ओवन में होता है। अवरक्त किरणों का उपयोग जो है रिमोट कंट्रोल व रोगियों की सिकाई हेतु होता है। गामा किरणें, इनका उपयोग जो है नाभ की अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने हेतु होता है। किन तरंगों में कंपन और तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। भूकंप व विस्फोट के कारण समुद्र तल पर किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। संचरण की दिशा के लंबवत जो है कौन सी की तरंगें गति करती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। आवृत्ति वन व आवर्तकाल टी में क्या संबंध होता है? आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, इनका जो है 1/, आवर्तकाल। यानी कि आवृत्ति और
आवर्तकाल में जो है विद्युतानुपाती जो है संबंध होता है। किसी तरंग की आवृत्ति जो है दोगुना कर देने पर उनके तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, मूल का आधा हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च व निम्न घनत्व के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, संपीड़न व विलयन कहलाते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होती है पराबैंगनी विकिरण। ध्वनि और प्रकाश के तरंगों के बारे में सही कथन दिया गया है कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। किस तरंग में ध्रुवीकरण गुण विद्यमान रहता है, अनुप्रस्थ तरंग में। किस तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंग को। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सूर्य से प्राप्त प्रकाश इत्यादि स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश होता है अध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसमें कितना नहीं है, किसका उपयोग किया जाता है, पोलराइडों का। पोलराइडों की फिल्म किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेलुलोज व हर्फेथाइड के मिश्रण की। आगे की समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत के तल में एक ही दिशा में हो, वह जो है प्रत्येक दिशा में सम्मित न हो, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवीय प्रकाश किसे कहते हैं, यदि प्रकाश के तरंग के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत के तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से सम्मिलित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। गीगर ट्यूब का है, यह जो है एक गैसीय आयनीकरण डिटेक्टर होता है। इनके उपयोग से गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण व अल्फा किरण इत्यादि का पता लगाया जाता है। अब आगे दिया गया है कि वैज्ञानिकों के प्रमुख सैद्धांतिक खोज दिए। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। क्रिश्चियन हाइगेंस, इनके द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था। नील बोर के द्वारा परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया गया था। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज, माइकल फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन का नियम दिया गया था। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो 700 nm से 400 nm तक होती है। अब इसके बाद दिए गए ध्वनि के विषय में। ध्वनि के विषय में दिए गए कि ध्वनि की तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप में संचरित होती है। हमारे कानों द्वारा कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि की अनुभूति होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब दिए गया है कि तरंगों के परास दिए गए जैसे अवसरभ तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, इन्हें मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य की तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, इन्हें मनुष्य जो है नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवरों द्वारा जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि द्वारा जो है इसको सुना जा सकता है। जल, इस्पात व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा 354 मीटर प्रति सेकंड, जल में होगा 1493 मीटर प्रति सेकंड और इस्पात में होगा 5130 मीटर प्रति सेकंड। आगे दिए गए है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दी गई है। एक तरफ माध्यम दिए गए है, दूसरी तरफ ध्वनि की चाल दी गई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 332, भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकंड, अल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन में 1269, पारा में 1450, जल में 1493, समुद्री जल में 1533, लोहा में 5130 और कांच में 5640 और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। आगे दिया गया है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है, ठोस में। अब आगे दिए कि BA, BW और BS क्रमशः वायु, जल व इस्पात में ध्वनि की गति होती है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है स्टील में होती है, यानी BS में, उसके बाद BW यानी कि जल में, और BA उसके बाद सबसे कम जो होती है BA यानी कि हवा में। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, माध्यम के घनत्व व प्रत्यास्था पर, यानी कि माध्यम के घनत्व व प्रत्यास्था अधिक होने पर ध्वनि की गति अधिक होती है। ध्वनि तरंगों का गमन नहीं हो सकता निर्वात में, क्योंकि इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है, आवृत्ति
जबकि ध्वनि की चाल व तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाती है। म्यूजिक कंसर्ट हॉल की दीवारें व छत जो है नरम पदार्थों से बनाए जाते हैं, क्यों? ध्वनि की अवशोषण हेतु। प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने हो तो परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य जो है कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर, लगभग जो है 17 मीटर। ध्वनि के वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। पराशरापित तरंगों के संबंध में सही कथन दिया गया है कि इनका जो उपयोग होता है कीड़ों को नष्ट करने हेतु, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करने हेतु, बीमारियों के उपचार हेतु, स्वचालित दरवाजों के संकेतक के रूप में। आगे दिए है कि पराश्रव तरंगों की क्या आवृत्ति होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य। सोनोग्राफी की तकनीक में किस ध्वनि के तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। चमगादड़ रात में उड़ते समय किस ध्वनि के तरंग को उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। अब आगे दिया गया है कि सही कथन है। सही कथन दिया है कि हृदय जो है अवश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। माइक संख्या जो है ध्वनि की गति वर्णित करता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल तक। अब आगे दिया है कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता दी गई है। एक तरफ दी गया है ध्वनि के स्रोत और दूसरी तरफ उनकी तीव्रता डेसिबल में दी गई है। साधारण बातचीत जो होती है 30 से 40 डेसिबल तक होती है। जोर से बातचीत 50 से 60। ट्रक व ट्रैक्टर जो आवाज़ होती है 90 से 100 डेसिबल तक होती है। ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ जो है 100 डेसिबल तक होती है। विद्युत मोटर 110। सायरन की आवाज़ जो है 110 से 120 तक। जेट विमान की आवाज़ 140 से 150 तक। मशीन गन की 170 तक। मिसाइल की 180 तक। आगे की WHO के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का क्या माप होती है? 50 डेसिबल। मानव के लिए शोरगुल की सह सीमा कितने डेसिबल तक होती है? 85 डेसिबल तक होती है। 90 डेसिबल जो है किसी ध्वनि को सहन करने की अधिकतम जो है सीमा होती है। ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा इस माप में क्या होती है? अधिक होती है। ठोस से गैसीय अवस्था में जाने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है। ध्वनि की गति कांच की अपेक्षा एल्युमिनियम होगी, अधिक होगी। सितार व बांसुरी से उत्पन्न ध्वनि भेद के क्या कारण होते हैं? इनकी जो ध्वनि का भेद किया जाता है ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर। अब आगे दिया गया है कि ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, जैसे तीव्रता या धीमी या मंद अथवा तीव्र या प्रबल ध्वनि। ध्वनि की जो तीव्रता होती है एक भौतिक राशि है। इसका मात्रक जो है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर या बेल होता है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। आगे दिए गए तारत्व। तारत्व जो होता है मोटा या तीक्ष्ण होता है। तारत्व जो है आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। गुणता समान तीव्रता या समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर के लिए जो है गुणता का प्रयोग किया जाता है। अनुरणन क्या होता है? ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी कुछ समय तक ध्वनि का सुनाई देना। अनुरणन जो होता है से संबंधित सत्य कथन दिया गया है कि अनुरणन जो होता है विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में घटित होते हैं। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि जो है परावर्तित हो सकती है। आगे दिए टीवी रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग करते हैं? औरत कीड़े अथवा रेडियो कीड़ों का। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेत व ध्वनि श्रव्य संकेत का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन व आवृत्त आरोपण के द्वारा। वायु में विचर रही ध्वनि की तरंगे इनका परिवहन करती हैं ऊर्जा का। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर क्या होता है? 20 डेसिबल। अब आगे दिए गया है कथन सही है। कम लंबाई की बांसुरी जो है अधिक आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करती है। ध्वनि यंत्रों में केवल अंतर प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। समानतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। आगे है डॉपलर प्रभाव। इसमें दिए कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव जो है सम्मिलित होता है, अर्थात ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव जो है सम्मिलित होता है, अर्थात स्रोत व दर्शक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। अल्फा बीटा गामा किरणों का आवेशित मान क्या होता है? अल्फा जो है इन पर जो आवेश होता है धनावेशित होता है, बीटा पर ऋणात्मक होता है, गामा पर
उदासीन होता है। ई लीसा यानी कि इवाल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना की परियोजना का क्या प्रयोजन है? गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों की आवाज को क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। ध्वनि की गति अप्रभावित रहती है आवृत्ति व दाब से। ध्वनि की गति क्या होती है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है, क्योंकि माध्यम का ताप जो है के बढ़ने पर ध्वनि की गति जो है बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड की। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक आती है? 0.1 सेकंड तक। स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर। गाल्टन सीटी का उपयोग किया जाता है विशेष तरह के जानवरों के प्रशिक्षण में। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है 7 स्वर हैं। इनका जो हर्ज है, सा का जो हर्ज होता है 265 और नी का होता है 494 हर्ज होता है। इनका जो है बढ़ते क्रम में आवृत्ति दी गई है। इसके बाद है न्यूनतम आवृत्ति जो है किस स्वर की होती है? सा की 265 हर्ज। सर्वाधिक आवृत्ति किस स्तर की होती है? नी की 494 हर्ज। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? माइक्रोफोन। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो है लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। इस तरह से हम लोगों का जो है फिजिक्स में ऊष्मा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे।